अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राजा मोहम्मद इकबाल रिजवी आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है और आज आपके सामने कुछ दुनिया की सूरत हाल के बारे में डिस्कशन होगी। आपके सामने कुछ बातें, कुछ ऐसी न्यूज़ आपसे शेयर करूंगा कि दुनिया में हो क्या रहा है और दुनिया किस तरफ से जा रही है। एक तज़िया, गलत भी हो सकता हूँ इस तज़िये पर, मगर आज आप पाकिस्तानी हज़रात को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को अपने आप को पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होगा। आज से चंद साल कबल यानी 1991 के अंदर जब यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को कहा था कि हमारे साथ हाथ मिला लो और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हो जाओ, हम तुम्हें एक तरक्की याफ्ता और बड़े से खूबसूरत और डेवलपमेंट करके देंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह एक बेहतरीन और गुर्बत से दूर एक मुल्क नज़र आएगा। और उसी वक्त यूक्रेन को भी कहा गया था कि तुम भी हमारे साथ अपना हाथ मिलाओ। तो उस वक्त पाकिस्तान के जनरल ज़िया साहब ने बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के लव सिस्टम कहे थे कि फ्रीडम हैज़ नो प्राइस, कि जो आज़ादी है उसकी कोई कीमत नहीं है। गुर्बत मंजूर है, मगर हमें आप लोगों की तरक्कियाँ और आप लोगों की जो है ना यूनियन का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस वक्त पाकिस्तान ने भी यूरोपियन यूनियन होने का अगर साथ दिया होता और अपने आप को तरक्की की लालच में और भूख को मिटाने की लालच में अगर यूरोपियन यूनियन का साथ दिया होता, तो जो आज यूक्रेन के साथ हो रहा है यकीनन वो हमारे साथ भी हो रहा होता। और दूसरा पैगाम, एक तो ये पहला तो ये पैगाम है, और जनरल ज़िया साहब की अल्लाह कब्र पर करोड़ रहमतें फरमाए और अल्लाह तबारक ताला उनके लिए उनकी हर मंजिल को आसान फरमाए। उनको सलाम है, उनके ये तारीख़ी अल्फाज़ क़यामत तक इंशाअल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान की तारीख़ में रहेंगे। रूस जो रशिया है, इसकी एक दौर में ये यूक्रेन जो है वो जान हुआ करता था। जैसे कि आज यानी मास्को यानी यूरोपियन यूनियन के अंदर आप देखें तो रशिया का जो जान है इस वक्त वो मास्को है। यानी मास्को जो एक मास्को रेवर इन वेस्टर्न रशिया के नाम से, यानी ये एक इलाका है कि जो वेस्टर्न रशिया है उसके अंदर एक दरिया के तौर पर यानी मास्को रेवर के नाम से ये जगह जानी जाती थी। अब चूँकि ये इसकी एक जान है रशिया की, तो मास्को के नाम से इसको जाना जाता है। मास्को बेसिकली पहले एक गांव था। इसको तो समझ लें कि जब यूक्रेन का वजूद यानी पहला रशिया की जो जान ये था यूक्रेन, जब यहाँ पर ये अलग से इनके आपस में जंग शुरू हुई और ये अलहदगी का अख्तियार की रशिया से, और बहुत कत्लेआम रशियंस का बहुत कत्लेआम हुआ, और फिर यूक्रेन ने अपना उनसे हाथ अलग कर लिया और अलग से आज़ाद हो गए। तो उस वक्त रशिया के पास फिर मास्को के ऊपर लोग वहाँ जाके बसे और फिर मास्को को एक गांव से एक डेवलपमेंट किया, और फिर आज आप देख लें मास्को किस जगह पर है। मगर बात करने का मकसद ये है कि रशिया की जान जिस तरह मास्को है आजकल, ये यूक्रेन हुआ करता था। जब ये आज़ाद हुआ और अलग से इसने अपनी रियासत बनाई, तो रशिया ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी तुम हमारे अपने हो। जैसे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से साइड पे हो गया, तो हम आज भी कहते हैं बंगालियों को कि जैसे भी हो आप हमारे अपने हो, तो हमारे साथ मिलजुल के रहो। हिंदुस्तानियों को भी हम कहते हैं भाई आपस में हम ना लड़ें, हमारी आपस में इत्तेहाद रहना हमारी सलामती का ज़रिया है। और शायद ये जो हमारे टुकड़े किए गए ये भी इसी वजह से किए गए कि बाद में इनको, खैर वो एक अलग है। और हमारे चाइना के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात थे, मगर अब जो हालिया आप देख सकते हैं कि चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। वो जो हमारी दोस्ती थी उसको दूर किया जा रहा है बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत। तो ये भी बड़ा ख़दशा है, क्योंकि दुनिया में जितने बड़े बड़े गेम कोई और कर रहा है और वो वहाँ पर बैठ करके तमाशा देख रहा है और लड़ाइयाँ एक दूसरे की वो करवा रही हैं। अब चाइना को हमसे दूर किया जा रहा है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात में मज़ीद ख़राबी की जा रही है। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जितने अच्छे करने की हम कोशिश करते हैं फिर से ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से आप देखें ताइवान और हांगकांग को चाइना के साथ लड़ाई करवाने आपको बिल्कुल आने करीब
अनकरीब आप देखेंगे कि ताइवान और हांगकांग की जो मामलात हैं ये भी सर उठा रहे हैं, और जिस तरह यूक्रेन के साथ रूस कर रहा है, चाइना और ताइवान के दरमियान में भी ये मामला शुरू होने वाला है। फिर इधर आप देखें ईरान की तरफ आप नजर दौड़ाएं तो वहाँ पर भी खदशात किस हद तक पहुँच चुके हैं। तो ये एक समझ लें कि तीसरी बड़ी जंग, दुनिया की आलमी जंग होने का खदशा है। बहरहाल मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि अपने अपने ही होते हैं। अगर रशिया उस वक़्त जो यूक्रेन को ने जो समझाया था, अगर वो समझ जाता यूक्रेन और वो यूरोपियन यूनियन का साथ ना देता, उस वक़्त तो सब ने कहा कि यूक्रेन को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि आज पाकिस्तानियों को सब कह रहे हैं कि देखो इतने डॉलर हमने आपको दिए हैं, इतने पाउंड रियाल हैं जी, तो मैं नाम नहीं लेता, सिर्फ समझा रहा हूँ, इशारा काफ़ी है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है ना तो यूक्रेन के साथ कोई एक भी नहीं खड़ा हुआ। अब इस वक्त कोई न्यूज़ खबरें आ रही हैं कि बाज़ यूरोपियन ममालिक ने उनकी सपोर्ट करने का ऐलान किया है, मगर अभी अथेंटिक कोई बात भी सामने नहीं आई। मगर अब क्या फ़ायदा, आधे से ज़्यादा तबाही तो हो चुकी है। तो जब मज़ा तो तब था कि जब अगले ने आवाज़ उठाई थी तो तबाही होने से पहले ही मामलात को कवर किया जाता, मगर जब उनकी इकनॉमी को बड़ा नुकसान हो चुका, और ये यूरोपियन यूनियन जो है, अगर अब यूरोपियन ममालिक यूक्रेन का साथ दे रहे हैं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है यूरोपियन। अच्छा, ये इस वक्त भी पूरे यूरोप के अंदर गैस सप्लाई करने का एक ही वैध ज़रिया है और वो रशिया है। ठीक है, लड़ाई करवा दी, रशिया की चढ़ाई करवा करके यूक्रेन के कान जो है वो साफ कर दिए, अब दरमियान में बैठ करके इत्तेहाद हो जाएगा। वो एक किसी मूवी के अंदर मेरे ख्याल में ये कहीं ये सीन देखा था, कॉलेज टाइम की बात है, कि वो पुलिस वाले खड़े होते हैं और दो आपस में लोग लड़ रहे होते हैं। तो एक जूनियर कहता है, अपने हवलदार कहता है इंस्पेक्टर को कि सर जा करके उनको रोकें, ताकि उनको रोक कर उनके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह करें। तो कहा जब तक वो लड़ ना लें हम तक कोई FIR आई नहीं है। जब वो लड़ेंगे, एक उनमें से एक मर जाएगा या ज़ख्मी हो जाएगा, उनमें से एक जो बचेगा वो आएगा यहाँ पर आ करके FIR करवाएगा, तो उसके बाद हम कुछ करेंगे। पहले करने की क्या ज़रूरत है, जो हो रहा है होने दो। तो यहाँ पर ही मामला वही है, दो लड़ रहे हैं, लड़ने दो, जब उनकी इकनॉमी तबाह हो जाएगी उसके बाद फिर हम उनके सर पे हाथ रखेंगे, बिस्मिल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं। तो पाकिस्तान का भी यही मामला है कि हम पाकिस्तानियों को भी ये जो हमारे आसपास के ममालिक हैं जो अच्छे हैं हमारे साथ, उनके साथ अच्छे ही हमें रहना चाहिए। जो इन यूरोपियन ममालिक के ऊपर हमारी नज़र है और हम समझते हैं कि वो हमारे सके हैं, वो इतने ही सके हैं जिस तरह कि अब यूक्रेन के साथ हो रहा है। ये यूक्रेन वाले तो थे भी उन्हीं के नस्ल के, उन्हीं की कौम के, फिर भी जो है उनके साथ जो हो रहा है वो आप खुद देख सकते हैं। रशिया ने, रूस ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कुछ ऑफरें की हैं। इससे पहले अभी भी हालिया जो हमारे वज़ीर आज़म साहब का वहाँ दौरा भी हुआ, तो हमारा जो रशिया है वो हमारे पे नज़र रखे हुए ये है कि आपकी सब्ज़ियाँ, आपकी गंदम, जो ये चीज़ें हैं आपकी, जो आपका एग्रीकल्चर है, आपका जो ये फूड्स हैं, ये जो देसी चीज़ें आप लोग उगा रहे हैं, सब्ज़ियाँ, चावल, ये चीज़ें हम आपसे कारोबार करना चाहते हैं और आपसे ख़रीदना चाहते हैं। अच्छा है, अगर ये रूस ने तो यहाँ तक कहा है कि आपके ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, ये $100 मिलियन, 100 अरब डॉलर इतने जो है हम आपको आराम से दे देंगे, आपकी ये जो वर्ल्ड बैंक की मसाइल हैं ये हम हल कर देंगे, मगर आप हमारे साथ ये तजारत करें। एक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदा है, मगर तजारत करने के लिए इसमें हमें बड़ा प्रॉफिट है, पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ायदे हैं कि हम रूस को सब्ज़ियाँ दें, किन्नू बागात जो भी हम उठा रहे हैं, फल फ्रूट सब्ज़ियाँ हम रूस को दें। इसमें हमारा फ़ायदा है, हमारे किसानों का फ़ायदा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा है। मगर जिसको हम खिला रहे हैं ना वो सांप है, कोई पता नहीं वो कब जहर उगले। तो जैसी बात है, जब उनको हम इजाज़त देंगे, उनके साथ तजारत करेंगे, तो वो तजारत की आड़ में वो कोई गेम भी कर सकते हैं। तो ये एक खदशा अपनी जगह पर मौजूद है। अगर इस तजारत को महफूज बनाया जाए और बाकायदा तौर पर उसके ऊपर हमारे जो हिफाजती अदारे हैं वो इसको एक प्रोटेक्शन करें तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ख़ुद यहाँ पर आते हैं, अपनी कंपनियाँ लगाते हैं और यहाँ से वो ये प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसमें कई एक खदशात और भी हैं जो अमन सलामती के हवाले से काफ़ी डेंजर हो सकते हैं। तो
हमारे जो है ये हमारे लिए ख़दशा है, क्योंकि जब पाकिस्तान में मुश्किल वक्त बनेगा, तो जिस तरह अफ़गानिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अफ़गानिस्तान को छोड़ कर कहीं भाग गया था मुश्किल वक्त में, तो बमबारी जब होती है ना ममालिक के ऊपर, तो जितने बड़े बड़े होते हैं इनके जट त्यारे खड़े होते हैं। इन्होंने फैमिली को बिठाना है और इनके हर कंट्री के अंदर इनकी जनाब मौजूद है नेशनलिटी। इन्होंने दाखिल होना है, अपना कार्ड दिखाना है और अपना घर वहाँ पर उनका बुक होगा, जाके ज़िंदगी गुजारनी है। इनको टेंशन नहीं है पाकिस्तान पे एटम बम गिरे या पाकिस्तानी कौम को काट के कोई फेंक दे किसी कुएं में। जिनके जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या बड़े बड़े जनरल कर्नल, जो भी मैं नाम नहीं लेता, तो उनके जो है ना सारे सेटलमेंट बह रहे हैं। आप बुरा ना बनाइएगा, बिल्कुल मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं फ़कत ये समझा रहा हूँ। आप तारीख़ के पाकिस्तान उठा कर देख लें, जो जो वज़ीर रहा उसकी वजारत ख़त्म नहीं हुई, वो पाकिस्तान में उसने एक रात नहीं गुजारी। बात समझ रहे हैं? वो अपनी पूरी फैमिली उन्होंने बैर सड़की होती है, सिर्फ फ़कत जब तक हुकूमत जारी है, हुकूमत के लिए यहाँ बैठे हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या हाउस में, तो पहले भी 26-26 साल बैर रहते हैं। जब वज़ीर बनते हैं तो इधर आते हैं, हुकूमतें करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना निज़ाम देखते हैं, हुकूमत ख़त्म, अगली टिकट करवाई बैर। फिर बैर बैठ करके उनके चंद चेले यहाँ पर होते हैं, वो अपनी उनकी तहरीक को चलाते रहते हैं और वो वहाँ बैर बैठ करके अपनी यैशी करते हैं। इसी तरीके से आप अभी तक जितने भी वज़ीर हैं, वो आप साबका 5-10 साल में जितने भी लोग हैं सबको देख लो आप, उनका एक कदम यहाँ होता है, एक कदम यूरोप होता है। उनके पास ग्रीन कार्ड हैं, उनके पास बिजनेस हैं, सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हैं। आप खुदा की कसम, आज अगर रात को कराची पर एटम बम गिरे तो इस्लामाबाद से सारे लोग उठ करके यूरोप पहुंच जाएंगे, अगला एटम बम गिरने से ही पहले पहले। जितने ही पुराने वज़ीर थे, मशीर थे, आप देख लो, सारे के सारे बह रहे हैं। और अब जो हालिया हैं वो भी आप देख लो, कोई ढकी झुकी बात नहीं है, रात इधर होते हैं, सुबह उधर होते हैं। तो ये मुश्किल वक्त में ऐसे ही होता है। और जितने भी आज के वज़ीर हैं, ये साबिक जब वज़ीर नहीं थे, इनकी हिस्ट्री उठा कर देख लो, ये कहाँ से आए हैं। इनके औलादे बह रहे हैं, इनके बैंक बह रहे हैं, इनकी खाने पीने बह रहे हैं, इनके सिस्टम बह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए हम जो भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनको सोच समझ के ही करके ये करना पड़ेगा ये फ़ैसले कि रूस का हाथ साथ देना है या नहीं देना। और एक और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने स्टेप उठाया कि हम यूक्रेन और रूस के मसले में किसी का साथ नहीं देंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम खुद मुख्तार हैं। तो ये झूठ है, ये झूठ है। पाकिस्तान मजबूर है। कैसे हो सकता है पाकिस्तान किसकी बात ना सुने? अमेरिका की बात नहीं सुनेगा पाकिस्तान? कौन कहता है नहीं सुनेगा? सब बकवास है, झूठ है। ये वो गानियाँ हैं जो हम करवाते हैं बस। इस वक्त अमेरिका या यूरोपियन यूनियन या जितनी दीगर ममालिक हमारे कर्जा दे चुके हैं या हमारे साथ देते हैं, अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो हम बिल्कुल एक कदम एक दिन नहीं चल सकते। और अगर आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तानी कौम को 10 साल शदीद मेहनत करनी पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा और बड़ी ही मेहनत करके वो फिर अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। 10 साल का अरसा चाहिए। यूरोपियन यूनियन से कट के अगर हमने जीना है पाकिस्तानियों ने, तो इस दौरान जो है ये स्टेपमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये झूठ है कि हम बैर वालों की बात सुने बगैर हम कुछ स्टेप ले भी सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सब झूठ है, सब गलत बातें हैं। इसमें ना कसूर पाकिस्तानी कौम का है, ना कसूर किसी हुक्मरान का है। हम खुद ही नस्ल बनस्ल अपने आप को इन कर्ज़ों के अंदर, इन मामलात के अंदर इतना धंस चुके हैं कि इससे रिकवर होना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। इसका एक ही हल है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये कहे कि इतने अरसे में हमने ये कर्ज़ा चुकाना है, तो सारी कौम हमारा साथ दे। फिर आप देखिएगा सारी कौम क्या करती है और ये कर्ज़ा सालों साल में उतर जाएगा। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े मुखलिस हों और वो ये कहें कि इसके बाद हम लोग भूखे मरेंगे, अपना खाएंगे, अपना कमाएंगे, किसी मुल्क से कर्ज़ा नहीं लेंगे। आप यकीन जानिए मुल्क तरक्की भी करेगा, मामलात भी चलेंगे। इसके अलावा कोई हल हमारे पास नहीं है। हर बंदा हज़ारों का एक दिन के हिसाब से कर्ज़दार है। तो पैगाम देने का मकसद ये है कि हमें इत्तेहाद करना चाहिए, अपने मुल्क का मफाद सोचना चाहिए। हमें जो लोग बड़े बड़े रंगीन ख्वाब दिखाते हैं यूरोपियन यूनियन के नाम पर, जो ममालिक हमारे मुल्क के ऊपर नज़र
जो है वो रखे हुए हैं और हमारे साथ बड़े बिज़नेस करना चाहते हैं, हमें ख्वाब दिखा रहे हैं, जैसा कि अभी रशिया रूस ने कहा था कि हम तजारत करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमें हमारे वज़ीर साहब को और हमारे कौम को इन मामलात के ऊपर बड़ा सोच विचार करनी चाहिए और हमारे अपने वज़ीर-ए-आज़म और हमारी हुकूमत जो है उसके ऊपर हमने कड़ी नज़र रखनी है कि हमारी हुकूमत क्या रद्द-ए-अमल कर रही है। ये ना हो कि हम जो है एक कौम वहाँ बैठी रहे और हमें कोई आकर चबा कर खा जाए और हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहीं बाहर के मुल्क में बैठ कर के सिगरेट पी रहे हों। ये याद रखिएगा, ये वक्त आने में कोई देर नहीं लगेगी अगर हमने अपना ख्याल और चेक एंड बैलेंस सही नहीं रखा। वो किसी ने कहा था कि डर है कि चबा न जाएं कलेजा निकाल कर, रहते हैं तेरे शहर में हिंदा मिजाज लोग। तो कोई पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या होना है। इसलिए ये जो यूक्रेन और रूस की जंग जारी है ये मज़ीद आगे बढ़ेगी और इसके साथ आपको जल्दी चाइना और तैवान के मतलब भी खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी। और इस मसले में देखिएगा कि रगड़े कौन जाएंगे, हाँ मगर मस्त लड़ेंगे और हाँ चूंटियों का क्या होगा फिर। तो ये जो है यूरोपीय ममालिक का दरोमदार ही रशिया के ऊपर है, इसको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। मेरा ख्याल ये है, ज़ाती ख्याल ये है कि लोग कह रहे हैं जी ये तो बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मेरा ख्याल ये है कि थोड़ी लड़ लेंगे, इनकी ताकत, रूस की भी ताकत थोड़ी कम हो जाएगी और यूक्रेन की पावर कम हो जाएगी, उसके बाद इनकी सुलह करा दी जाएगी। क्योंकि यूरोप जो है रूस के इलाके के बगैर चल ही नहीं सकता। क्योंकि यूरोप अगर ये जंग अगर 1-2 महीने और रही ना तो यूरोप के अंदर गैस की जो आमदो-रफ्त है ख़त्म हो जाएगी और गैस के बगैर यूरोप चलेगा कैसे। पूरा यूरोप इस वक्त रूस की गैस पर इन्हिसार करता है। तो इसलिए आप फिक्र न करें। तो इसके बारे में ये सुन लें कि यूक्रेन की और रूस की जो जंग है उसका पस मंज़र ये है। तो हमें अपने साथियों से, अपने मुसलमान ममालिक से और ख़ुसूसन चाइना से जो हमारा दोस्त है ममालिक हैं जिन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारी सपोर्ट की और हमें बग़ैर हमसे सूद लिए, हमें कर्ज़े दिए, हमें कारोबार बना के दिए, हमारे पाकिस्तान में आके उन्होंने बग़ैर किसी लालच के काम किए। तो ऐसे ममालिक का हमें ख्याल करना चाहिए, उनसे मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, दोस्ती भी बढ़ानी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।